एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर साहब इसी महीने जाएंगे चाइना। वहां जाकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। चाइना मतलब एंड टू द ड्रैगन, मतलब दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को खरी खोटी सुनाने का काम। इससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यही काम करके आए थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो फाइनल जो ड्राफ्ट था उस पर साइन करने से मना कर दिया था। प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि चाइना है और चाइना पाकिस्तान को अपना भाई तो नहीं मानता, क्योंकि चाइना वो पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान तो बोलता है हमारा भाई, लेकिन शायद चाइना उसको मालिक की और नौकर की नजर से देखता है। जो भी हमें क्या दोनों का आपस का मामला हमारा। आप इस बात पे ये डिस्कशन कि आगे आने वाले टाइम पे क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है दोबारा कि राजनाथ सिंह जी ने जैसे किया कि साइन नहीं किया, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आ सकती है? वेल, आ सकती है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट चाइना है और इस इवेंट को, इस समिट को सक्सेसफुल बनाने का काम चाइना का, हमारा दूसरी चीज ये कि क्या मीटिंग कैसी चलेगी, क्या ये मीटिंग गड़बड़ाएगी? ये पहली विजिट है जयशंकर साहब की चाइना 2020 के बाद से, जब हमारा बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था। अब स्टैंड ऑफ खत्म हो रहा है, मतलब इन द सेंस के हम दोनों विथड्रॉ कर रहे हैं, पीस आती दिख रही है। क्या सिचुएशन है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज श्रीवास्तव एक लंबे अरसे चाइना में रह के काम कर चुके हैं, चाइना की पॉलिटिक्स को और चाइना रिलेशंस पे एक्सपर्ट है। ये नहीं कि कोई न्यूट्रल वर्जन अगर कहीं है तो पंकज जी बताते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरी किस्मत है कि मैं पंकज जी के साथ काम कर चुका हूँ बहुत साल पहले, उसके बाद ये चाइना चले गए थे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, एक चीज कि कैसे देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर की विजिट होने वाली, इसको आप कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद रोहित जी, मुझे अपने शो में जगह देने के लिए। और जहां तक आपने ये एससीओ मीटिंग की बात की, तो पहले दर्शकों को ये बता देना जरूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन, इसमें 3 जो मुख्य देश हैं वो चीन, रूस और भारत है। और मतलब भारत के साथ चीन और रूस है, और इसकी शुरुआत चाइना ने ही की थी। और इसके अलावा समय समय पर कई और देशों को इनमें जोड़ा गया, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जिसमें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। 5 देश होते हैं उसमें, लेकिन 5 में से 3 है किर्गिस्तान, माफ कीजिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान को भी जोड़ा गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 साल के बाद ये जो मीटिंग है ये चीन में होने जा रही है। बीजिंग में होगी मीटिंग, फिर थिएनचिन में जाएंगे ये लोग। थिएनचिन जो है वहां से 160 किलोमीटर की दूर पर एक तटीय शहर है, जो कि मैं जा चुका हूँ उस जगह पर। थिएनचिन तटीय शहर है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी भी, वहाँ गाड़ियां वाड़ियां भी बहुत बनती हैं। और उसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनर मंगोलिया और मंचूरिया के जो इलाके हैं वो आ जाते हैं। तो अगर हमें चाइना को समझना है तो चाइना जो है, देखिए, वो चाइना लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ना पोजीशंस लेकर के चलता है। अगर आज उसने कोई वायलेशन किया है जिसकी वजह से दोनों देशों में दुश्मनी आ गई, आप घबरा सकते हैं, आप उत्तेजित हो सकते हैं। चाइना नहीं होता है। चाइना क्या करता है, उसे मालूम है ये पड़ोसी देश जो है ना, ये जाएगा तो कहीं नहीं, जमीन तो इसकी यहीं रहेगी, पड़ोसी तो हमारा ही रहेगा। तो संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं। वो बड़े ही मेच्योर किस्म के उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं कि वो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच। ठीक है, आप 1 साल नहीं माने, 2 साल, दूसरे साल भी आपको गुस्सा है गलवान को लेकर के, तीसरे साल भी आपको गुस्सा है, और चौथे साल भी है, 5वें साल भी है। इन 4-5 सालों में वो अपनी तरफ से छोटे छोटे सिग्नल्स समय को देखते हुए भेजते रहेंगे। कभी तो आप थोड़ा सा उनके पक्ष में आएंगे। अगर चाइना देख रहा है कि उसे आपसे फायदा है, तब की कंडीशन है ये। और चाइना कभी भी अपने मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक किलर इंस्टिंक्ट है ना आदमी में, कि साहब हम कोशिश करते रहेंगे परसिस्टेंसी के साथ, माफ कीजिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करते रहेंगे, परसिस्टेंट एफर्ट मारते रहेंगे। तो चाइना ऐसा करता है।
अभी जो मीटिंग होने वाली है इसमें मुझे इस मीटिंग से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन ये चीन का प्रयास है। इससे पहले भी 2-3 जगह पर, जैसे G20 में भी, इससे पहले और भी जहां-जहां हम लोग रूस के साथ बात हुई थी, शी जिनपिंग और मोदी के बीच, ये पुतिन ने थोड़ी बातचीत करवाई थी। तो और चाइना ने ही रूस को बोला ये सब करने के लिए, क्योंकि जो रूस है, रूस का जो इकोनॉमिक एक क्या बोलते हैं उसे, बैकिंग है, वो चाइना की है। क्योंकि रूस में बहुत सारा सामान जो है वो चाइना मेड ही इस्तेमाल हो रहा है। तो और फाइनेंशियल एक्टिविटीज वगैरह भी जो है, चाइना बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है रशिया में। तो चाइना का जो कहना है वो रूस टाल नहीं सकता है। चाइना और रूस का जो रिलेशन है, हम सब जानते हैं, इट्स अ मैरिज बाय फोर्स। अगर आज पूरा वेस्ट ये बोले रशिया को कि भाई रशिया आप हमारे साथ हैं, जो भी यूक्रेन के साथ हो रहा है ठीक है, वो निबटते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ हैं, आज की तारीख में बिना समय गंवाए रूस चीन का साथ तुरंत छोड़ देगा। क्योंकि जिस तरह से हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं, साउथ रशिया में उसी तरह से चाइनीज का इन्फ्लक्स जो है रूस में है। बहुत सारे चाइनीज का इन्फ्लक्स वहां पर है और रूस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। तो खैर, चाइना के कहने पर रूस ने भारत और चीन की बातचीत कराई और धीरे 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 मामला पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा लॉकडाउन था, हमारे बीच में डेडलॉक था, उस समय भी 1 अरब 27 करोड़ डॉलर का व्यापार हमारे बीच में हुआ, और जिसमें से 93 अरब डॉलर का व्यापार जो है, 1 अरब 93 करोड़ डॉलर का जो व्यापार है, वो चीन के पक्ष में रहा। तो ये जो ट्रेड से होने वाला फायदा है, देखिए चीन जहां से भी फायदा होता है, चाहे वो फायदा उसे 1 करोड़ डॉलर का हो रहा हो, या 1 अरब डॉलर का हो रहा हो, या 90 अरब करोड़ डॉलर का हो रहा हो, वो चीन छोड़ता नहीं है। ये नहीं बोलेगा कि भैया 90 करोड़ डॉलर का फायदा हो रहा है तो हम 1 करोड़ छोड़ देते हैं ना। वो 1 करोड़ भी चाहिए, उसे 5 करोड़ भी चाहिए, 90 करोड़ भी चाहिए, 1 अरब भी चाहिए। वो इस तरह का देश है, चारों कोने से पैसा कमाना चाहता है। वहां रहते हुए मैंने देखा कि अगर एक बेटा अपने बाप को कर्जा दे रहा है किसी चीज के लिए, या बाप बेटे को कर्जा दे रहा है, तो कर्जा वापस होना चाहिए हर कीमत पर। बाप और बेटा है इसलिए माफ हो जाए कर्जा, ऐसा नहीं है। वो कर्जा तो वो देना ही देना है। वो अलग बात है कि अच्छा, दान पुण्य भी वगैरह ये सब करते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मतलब चीनियों के बारे में कहा जाता है कि ये दान नहीं करते क्योंकि इसके इनका धर्म नहीं है, और ये सब नहीं, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन ये पैसे के मामले में ये बड़े ही पक्के लोग होते हैं। मतलब लिया है पैसा तो देना पड़ेगा। तो इस वजह से भारत से ट्रेड में फायदा हो रहा है चीन को। और यूरोप से तो ट्रेड से थोड़ा सा वो हो ही गया है। अमेरिका ने टैरिफ लगा दी है, यूरोप से इनका झगड़ा चल ही रहा है। यूरोप में इन्होंने बहुत सारी ईवीज बना के भेज दी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब यूरोप ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप की इंडस्ट्रीज वगैरह खराब होने लगी इसकी वजह से। चाइना ने अपने BYD की कारें, और कौन कौन सी कारें जो है ना, छांगान वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं इनकी, वो किया की गाड़ियां वगैरह, वो किया की भी वहां बनती, कोरिया की कंपनी है किया, लेकिन बनती वहीं पर है। तो चाइना को भी एक शेयर जाता है प्रॉफिट में। तो चाइना ने ढेर सारी गाड़ियां बना के यूरोप में भेज दिया। वहां यूरोप की जो कंपनियां हैं, फॉक्स वैगन वगैरह जो बना रही हैं अपनी गाड़ियां, वो सब फ्लॉप होने लगा। तो यूरोप से इनको फायदा नहीं हो रहा है। अमेरिका ने जबरदस्त ट्रेड बैरियर लगा दिया, टैरिफ लगा दिया है। तो इस समय चाइना किसी भी कंडीशन में, भारत एक बहुत बड़ा बाजार, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। भले ही वो चाइना पब्लिक में बोलता रहे कि भारत से कोई बहुत ज्यादा व्यापार तो हमारा होता नहीं, लेकिन व्यापार होता है। और चीन के जितने भी छोटे और मझोले व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों के अलावा, वो भारत से बहुत ज्यादा फायदा कमाते हैं। क्योंकि भारत में जो हम खरीदार लोग हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी यकीनन यूरोप और अमेरिका के लोगों जितनी नहीं है। तो यूरोप और अमेरिका को सामान बेचने के लिए वहां के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं। लेकिन जो मझोले और छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सामान जो है वो इंडिया और इंडिया जैसे कंट्रीज को भेजते हैं। पूरा साउथ ईस्ट एशिया आप ले लीजिए, इंडोनेशिया से लेकर के आप पूरा ताइवान तक ले लीजिए, लेकिन वो जो उतना बड़ा बाजार है, वो अकेला बाजार, उससे कहीं ज्यादा बड़ा बाजार भारत का है। इवन पूरा साउथ एशिया ले लीजिए, साउथ एशिया में भी इंडिया सबसे बड़ा बाजार है। तो इस बाजार को खोना नहीं चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो सैन्य तरीके से जो मिलिट्री टेंशन है उसकी, वो अमेरिका से भी है,
और नाटो से भी है, क्वाड से तो है ही है। तो इसलिए वो भारत को अपने पक्ष में करना चाह रहा है, क्योंकि चीन ने एक चीज ये भी देख लिया है कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। जैसे बाकी देश है ना, अमेरिका के कहने में फूंक में चढ़ जाना, जैसे यूक्रेन है। यूक्रेन 1993 में न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था। नाटो ने बोला भैया क्यों ही न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, हम तो हैं ही तुम्हारे साथ। यूक्रेन ने टेस्ट नहीं किया, और अब देख लीजिए उसकी क्या हालत हो गई है। तो भारत जो है किसी के दबाव में नहीं आया, हमने सैंक्शंस भी झेले, न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्योंकि हमारी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है वो हम किसी के दबाव में आके फैसले नहीं लेते। तो चाइना ये बात जानता है अच्छे से, और चाइना ये भी जानता है कि भारत को जहां लगेगा अमेरिका का विरोध करना है तो भारत खुल के विरोध भी करता है। तो ये एक ऐसा देश है जिसे अगर प्यार से अपने पक्ष में लाया जा सके तो हम ले आएंगे। लेकिन भारत का जो नजरिया है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे उस चीज को। जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है भारत और चाइना के बीच में, वो बहुत खत्म है, मतलब है ही नहीं। जितना हम भारतीय लोग चीनियों पर भरोसा नहीं करते हैं, उतना ही चीनी लोग भी भारतीयों पर भरोसा नहीं करते हैं। वो सीपीसी की कोशिश जरूर हो रही है कि भाई भारत को नॉर्मलाइज किया जाए, वो उस देश को अपने पक्ष में लाया जाए, लेकिन भरोसे का जो फैक्टर है वो है हमारे बीच में, वो एक बहुत बड़ा कॉज है। तो उस भरोसे को बनाने के लिए चीन समय समय पर भारत को, जैसे वांग यी की मुलाकात हुई थी अभी एस जयशंकर से कुछ समय पहले, अजीत डोवाल की भी मुलाकात हुई थी। तो ये सारी मुलाकातें जो है चीन की सीपीसी ऑर्गेनाइज करती है। वो जो काम आज कर रहे हैं वो उन्होंने 4 साल पहले या 3 साल पहले प्लान कर लिया था कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में यहाँ ये मीटिंग्स हैं, तो वहां पर हम ये काम करेंगे। अभी जो है शी जिनपिंग अभी नाराज हो गए ब्राजील से, वहां पर ब्रिक्स की मीटिंग है जिसमें मोदी को एक स्टेट डिनर की बात की जा रही है, तो शी जिनपिंग वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन शी जिनपिंग नहीं चाहेंगे कि इस मौके को भारत के पक्ष में पूरी तरह जाने दिया जाए। तो या तो वो जाएंगे या फिर अपने किसी ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को वहां भेजेंगे जिससे कि भारत के साथ बातचीत बनी रहे। तो चीन का हमेशा ये प्रयास रहा है कि भारत को अपने पक्ष में है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि चीन भारत को एक एशिया का दूसरी महाशक्ति नहीं मानता है। चीन भारत को पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स जैसे देशों की श्रेणी में ही रखता है। चीन के लिए जो महत्वपूर्ण देश है वो है जापान और अमेरिका। और क्षेत्रों के दम पर अगर बात करें, क्षेत्र के उसमें, तो यूरोप है, खासकर वेस्टर्न यूरोप चीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गल्फ का जो क्षेत्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओशनिया का जो क्षेत्र है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी तस्मानिया वगैरह देश आ जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो चीन जो है ये चाहता है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स को अपने वश में किया है, वो भारत जो है इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक चाइना के लिए। बट ही विल डू इट, मतलब वो कोशिश में लगा हुआ है कि भारत को हम किसी भी तरह से अपने पक्ष में कर लें। तो ये जो मीटिंग हो रही है इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन चाइना की भाषा में अगर देखा जाए तो बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल रही है मतलब चाइना ये सोच रहा है कि भारत जो है अब खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम गलवान वाली बात भुला देंगे। तो चाइना एक गफलत में जी रहा है कि भारत जो है 1962 को आज तक नहीं भूला है। तो एक अफ्रीकी कहावत है ना रोहित जी, कि कुल्हाड़ी भले ही भूल जाए लेकिन पेड़ नहीं भूलता है कि कुल्हाड़ी ने उसे काटा था। तो वही हाल भारत का है इस समय। हम भारतीय लोग, आप किसी राह चलते आदमी से भी पूछ लेंगे ना, चीन और भारत का कभी युद्ध हुआ था, तो वो बता देगा, एक गलवान का नाम लेगा, दूसरा 1962 का नाम लेगा। तो वो चीज हम भूले नहीं है। तो इसलिए बहुत ही संभल संभल के हम कदम रख रहे हैं चीन को लेकर के। तो और दूसरी तरफ ये भी है कि चीन जो है, देखिए जापान से उसकी दुश्मनी जरूर है। वो नानजिंग मैसेकर जो हुआ था, 3 लाख चीनियों को तलवार से उनकी गर्दनें उड़ा दी गई थी, 1937 की बात है मेरे ख्याल से। तो उसको चीन भूला नहीं है। लेकिन जापान से व्यापार अच्छा खासा होता है, $15 बिलियन का व्यापार करीब होता है उसके साथ, जापानियों के साथ। और अमेरिका के साथ भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन व्यापार बाकायदा चल रहा है। अमेरिका ने जो बोला भाई चाइना से हमें सामान नहीं चाहिए, चीनियों ने क्या किया, अपना सामान उठा, अपनी फैक्ट्री उठा करके ताइवान में लगा दी, सॉरी थाईलैंड में लगा दी।
वियतनाम में लगा दी। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, वहां से भी हम क्योंकि वहां से नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी चाइना की फैक्ट्री है। तो चाइना ने क्या किया, मैक्सिको में लगा दी अपनी फैक्ट्रियां। मैक्सिको में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना ने। तो चाइना इस तरह के कदम भी उठा रहा है जिससे कि रूस, सॉरी माफ कीजिएगा, अमेरिका जो है, भले ही उससे ट्रेड का व्यापार मतलब ये टसल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन हमारा सामान बिकना चाहिए अमेरिका में। तो चीन कोशिश में जरूर लगा रहता है। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आपने एक बार बात खत्म कर दी तो बात ही खत्म हो जाएगी, हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। लेकिन वो बड़ा प्रैक्टिकल देश है। अमेरिका ने हर तरीके से लताड़ा चीन को, हर तरीके से। चीन से सामान हम नहीं लेंगे तो वियतनाम में फैक्ट्री लगा दी, वियतनाम में, थाईलैंड में लगा दी, फिर और साउथ ईस्ट एशियन में, कंबोडिया में कुछ लगा दी, कुछ लाओस में लगा दी। वहां नहीं बिक रहा सामान, वहां से भी सामान कुछ प्रतिबंध लगा दिया तो मैक्सिको में लगा दी फैक्ट्री। तो ये काम कर रहा है चाइना। तो चाइना प्रयास में लगा रहता है और वर्ल्ड पावर बनना है चाइना को, मतलब वर्ल्ड पावर एक तरह से बन चुका है, लेकिन अमेरिका को पछाड़ के नंबर 1 वर्ल्ड पावर बनना है, इस फिराक में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज कि क्या पूरा का पूरा गेम इस चीज पे टिकता है कि वर्ल्ड पावर बनने के लिए इंडिया से कोजियत कर रहा है, या इंडिया की बहुत जरूरत है चाइना को हिस्सा? देखिए, चाइना को इंडिया की जरूरत तो है, ठीक है। पहला इसलिए कि एक वो पड़ोसी होस्टाइल नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। हालांकि चीन चाहेगा भारत नरम रुख अपनाए उसके लिए, लेकिन चीन कभी, और अच्छा, और भारत जो है चाइना की वन चाइना पॉलिसी को माने, जिसमें ताइवान उसका देश का हिस्सा है और बाकी सारी चीजें हम माने, लेकिन चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानेगा। चीन कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानेगा और स्टेपल्ड वीजा यहाँ के लोगों को देता रहेगा। इस पर चीन नहीं रुकेगा। हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया, ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जो चाइना को ये बोले कि अगर आप चाहते हैं कि हम वन चाइना। अच्छा, मैं वहां पर रहते हुए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप 2 मिनट का समय लगेगा इसमें। जब मैं 1920 में यहाँ आ रहा था इंडिया, चाइना छोड़ करके, तो मैं अपना सामान वहां पर 1920 जी, बोला आपने, 1920 माफ बोला, कीजिएगा, 2020? माफ कीजिएगा 2020 में, आज से 5 वर्ष पहले जब मैं चाइना से आ रहा था, अपना सारा सामान मैं पोस्टल सर्विस के जरिए पैक करा के भेज रहा था। तो पोस्टल सर्विस में वहां पर एक बुकलेट रखी थी। उस बुकलेट में प्राइस लिस्ट रखा था कि कौन से देश पर कितने किलो का सामान कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वहां पर मैंने एक बड़ी ही शॉकिंग चीज देखी। वो ये था, इंडिया का सामान जो है, इंडिया आने का सामान ये है, और सिक्किम जाने का सामान का पैसा इतना देना पड़ेगा। मतलब इंडिया का पैसा अलग, सिक्किम का अलग। यानी वो देशों के नाम में उन्होंने सिक्किम को अलग रखा हुआ था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं मानते वो, जबकि सिक्किम 1976 में स्पेशल एक्ट के तहत भारत का हिस्सा बना था। तो चाइना इन सब चीजों में उसका जो स्टैंड है वो एडमेंट है एकदम कि भैया हम ये चीज मानते हैं तो मानते हैं, हम उसमें आपको छूट नहीं देंगे। लेकिन हमसे चाहेगा कि हम उसकी वन चाइना पॉलिसी भी माने और कम्युनिस्ट पार्टी के सारे जो उसके मिसडीड्स वगैरह उसे भी माने, हम उसके हर चीज को माने। चीन इस तरह से चाहता है। तो इससे ये जो आपने सवाल पूछा था ना कि क्या चाइना भारत के लिए जरूरी है, भारत चाइना के लिए जरूरी है, तो भारत तो जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा ट्रेड होता है एशिया में, साउथ एशिया में इतने बड़े वॉल्यूम में ट्रेड और कहीं नहीं होता। और चीन भारत को हमेशा व्यापार के लिए कोशिश करता रहेगा कि भारत चीन के साथ व्यापार करता रहे। भारत चीन के साथ व्यापार करता रहे, ये वो कोशिश करेगा। और साथ में अमेरिका की भी नजरें नजर आजकल अच्छी नहीं है चाइना पे। हालांकि इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम्स है, 500% टैक्स की बात हो रही है और ये दोनों को पड़ेगा। तो ऐसे में ये दोनों इकोनॉमीज आपस में एक दूसरे की ओर देख रही। वो दिन जब हम एक दूसरे को दुश्मन परसीव करते थे वो खत्म नहीं हुआ, ये बात याद रखिए। हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन परसीव करते रहेंगे, लेकिन ट्रेड भी चलता रहेगा। थैंक्स और पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।